वेलकम बैक एवरीवन टू आवर चैनल लेसन 10। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की इंग्लिश का चैप्टर 2, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और इसकी जो राइटर है वो है नेल्सन रोली हला हला मंडेला। तो ये जो है ये नेल्सन मंडेला है, उन्हीं का पूरा नाम है और ये जो स्टोरी है ये उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। तो जो नेल्सन मंडेला थे वो अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे और ये जो पूरी स्टोरी है ये उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए इस स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। तो स्टोरी में जो सबसे पहले दिया हुआ है, पढ़ने से पहले जो हमें पढ़ना होता है यानी बिफोर यू रीड, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं इसको। अपार्थाइड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। यानी अपार्थाइड करके एक पॉलिटिकल सिस्टम था जो कि लोगों को सेपरेट करता था उनके रेस के आधार पे। रेस यानी कि एक तरह से अपार्थाइड एक ऐसा सिस्टम था जिसमें जो लोग थे उनको कलर के हिसाब से उनके बीच डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। यानी ब्लैक और वाइट पीपल, उन दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। उसके बाद है कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड अ सच पॉलिटिकल सिस्टम अनटिल वेरी रिसेंटली। तो ये पूछा जा रहा है कि क्या आप लोग ये बता सकते हैं कि वो कौन सी इन तीनों में से कंट्री है जिसमें अभी तक ये सिस्टम था। और वो तीनों कंट्रीज़ के नाम दिए गए हुए हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो हमें इसके बारे में बताना है। उसके बाद नीचे दिया गया हुआ है हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि क्या आप लोगों ने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। यानी मंडेला और उनकी जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, यानी जो उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उन लोगों ने अपना पूरा लाइफ टाइम फाइट किया अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। यानी जब मंडेला थे उन्हें 30 साल प्रिजन यानी कि जेल में बिताना पड़ा। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। यानी कि जब उन्होंने 30 साल बिता लिए उसके बाद जो ये पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन साउथ अफ्रीका में हेल्ड हुआ जो कि 1994 में हुआ, जिसमें कि मंडेला जो थे वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में उस नेशन के उभर करके आए। उसके बाद दिया गया हुआ है इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन द इनॉग्रेशन। यानी इसमें बताया जा रहा है कि ये जो एक्सट्रैक्ट है यानी ये जो स्टोरी है वो ऑटोग्राफी जो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला का, यानी नेल्सन मंडेला का एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और ये जो चैप्टर है यानी ये जो एक्सट्रैक्ट है ये उसी से लिया गया है और इसमें उस हिस्ट्रिक ओकेज़न के बारे में बताया गया है, वो है इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन किस चीज़ का, जो नई सरकार बनी थी उसका, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कैन यू गेस व्हाट द ओकेज़न माइट बी। तो यही बोल रहा है कि क्या वो आप लोग गेस कर सकते हैं कि वो कौन सा ओकेज़न था। चेक योर गेस विथ दिस न्यूज़ आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994। तो आप लोगों ने जो भी चीज़ गेस किया है उसको ये जो नीचे न्यूज़ आइटम्स दिया गया हुआ है इससे मैच करिए, जो कि 10 मई 1994 का है। तो चलिए इस जो न्यूज़ है BBC न्यूज़ का उसे पढ़ते हैं। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। तो यानी जो इसका हेडिंग है उसमें ये लिखा गया हुआ है कि जो मंडेला है वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल। यानी कि जो नेल्सन मंडेला है वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं 3 सेंचुरीज के बाद वाइट रूल के। यानी जो गोरे लोग थे वो 3 सेंचुरी से यानी 300 सालों से अफ्रीका पे राज कर रहे थे और 300 सालों बाद कोई एक ब्लैक प्रेसिडेंट बना साउथ अफ्रीका में जो कि थे नेल्सन मंडेला। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीका नेशनल कांग्रेस पार्टी won 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। यानी जो नेल्सन मंडेला की पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने चुनाव में 400 में से 252 सीट्स जीते थे, जो कि पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था साउथ अफ्रीका में उसमें। उसके बाद है द द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। यानी कि ये बताया जा रहा है कि जो इनॉग्रेशन हुआ था यानी जो नई सरकार का गठन हुआ था उसके लिए जो सेरेमनी जो हुआ था वो यूनियन बिल्डिंग में हुआ था जो कि एम्फी थिएटर था। तो एम्फी थिएटर जो होता है वो स्टेडियम टाइप का एक बहुत ही बड़ा जगह होता है, तो वहीं पे यूनियन बिल्डिंग है, उसी में ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी था ये हुआ था जो कि अभी प्रिटोरिया में है। यानी साउथ अफ्रीका में प्रिटोरिया नाम का एक जगह है, वहीं पे अभी ये बिल्डिंग है। अटेंडेड बाई पॉलिटिशियन एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। यानी वो जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुआ था
उसको अटेंड किए थे 140 कंट्रीज़ के जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस थे, डिग्निटरीज़ थे। डिग्निटरीज़ का मतलब होता है उच्च पदाधिकारी, यानी बड़े बड़े जो नेता राजनेता थे, उन सभी लोगों ने इस जो इनॉग्रेशन सेरेमनी था उसको अटेंड किया था। उसके बाद है नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हीज एड्रेस। यानी जब नेल्सन मंडेला बात करना शुरू करते हैं, यानी अपना स्पीच शुरू करते हैं, तो वो शुरू में ही ये बात बोलते हैं कि नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। तो जो ऑपरेशन होता है उसका मतलब होता है दबाव। ये बताया जा रहा है कि अब भविष्य में साउथ अफ्रीका में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो कोई भी एक लोग दूसरे लोगों पे दबाव बना सके, यानी कि उनको दबा करके चला सके। तो जैसा कि पहले से हम लोग जान रहे हैं कि जो वहाँ था, वहाँ पे पहले ब्लैक लोगों को बहुत दबा करके रखा जाता था, यानी जो वाइट लोग थे वो राज करते थे और वो ब्लैक लोग को दबा के रखते थे। तो उसी को लेकर के नेल्सन मंडेला ने ये बात कही थी। उसके बाद है जुबिलेंट सीन on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together। तो उसमें बताया जा रहा है, तो ये जो जुबिलेंट है इसका मतलब होता है खुशनुमा। तो खुशनुमा सीन्स था, जितने भी प्रिटोरिया के गली थे, सारे जगह जहाँ पे सेरेमनी हो रहा था, वहाँ पे बहुत सारे ब्लैक लोग थे, वाइट लोग थे और कलर्ड लोग थे, मतलब जो कि ब्लैक और वाइट दोनों टाइप के थे। उस सारे लोग एक साथ जमा हुए थे और एक साथ वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। More than 100,000 South African men, women and children of all races sang and danced with joy। यानी वहाँ पे 100,000 से भी ज़्यादा, यानी कि 1 लाख जो लोग थे उनसे भी ज़्यादा वहाँ पे साउथ अफ्रीका के मेन थे, वोमेन थे और बच्चे थे, जो कि सारे रेसेस के थे, यानी ब्लैक और वाइट दोनों थे। वो लोग साथ में गा रहे थे, डांस कर रहे थे खुशी से। उसके बाद है नीचे में ये एक एक्टिविटी दिया गया हुआ है जो कि इस चैप्टर का ऐसे करना है। उसके बाद यहाँ से एक जो ये चैप्टर है ये शुरू होता है। तो ये चैप्टर की शुरुआत में लिखा हुआ है 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर। तो डॉन जो होता है, यानी डॉन है, उसका मतलब होता है सामने आना या सामने आया। तो ये लिखा हुआ है कि 10 मई जो था वो सामने आया एक ब्राइट और क्लियर, यानी कि एक बहुत ही उभरता हुआ और एक साफ दिन के तौर पे। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बिन प्लीजेंटली बिसाइड बाई डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वी आर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन। यानी जो नेल्सन मंडेला है वो ये बताते हैं कि जो बीते हुए कुछ दिनों में मुझे ये बहुत ही अच्छा अवसर मिला है, जिसमें बहुत से बड़े बड़े जो नेता और राजनेता हैं उनसे मैं घिरा हुआ था। बिसाइड का मतलब होता है घिरा हुआ। तो मैं बड़े बड़े नेताओं से घिरा हुआ था जो कि इस इनॉग्रेशन को अटेंड करने के लिए आए हुए थे। उसके बाद है द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर फॉर इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। तो उसके बाद दिया गया हुआ है कि ये जो इनॉग्रेशन है ये साउथ अफ्रीकन सॉइल पे ये सबसे बड़ा गैदरिंग है इंटरनेशनल लीडर्स का। उसके बाद है द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाई द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। यानी वो जो सेरेमनी था वो हो रहा था सैंडस्टोन एम्पी थिएटर में, जो कि यूनियन बिल्डिंग में था, जो कि प्रेटोरिया में है। For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic and non-racial government। तो इसमें यह अब ये बताया गया हुआ है कि ये जो बिल्डिंग है, यानी ये जो जगह है, वहाँ दशकों तक, यानी डिकेड्स, बहुत दशकों तक जो गोरे लोग थे उनकी सुप्रीमेसी चलती थी, यानी उनका राज चलता था। पर अब ये जो जगह है यहाँ पे रेनबो गैदरिंग हुई है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट कलर्स के लोग आए हैं और अलग अलग नेशंस के लोग आए हैं। वह सारे लोग क्यों आए थे? क्योंकि वो लोग साउथ अफ्रीका के जो पहले डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बन रही थी उसकी जो सेरेमनी हो रही थी वो अटेंड करने के लिए वहाँ पे आए हुए थे। उसके बाद है ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पेन्ड बाई माई डॉटर जेनानी। यानी वो जो नेल्सन मंडेला है वो बता रहे हैं कि इस ऑटम के इस बहुत ही अच्छे दिन पे मैं मेरी अपनी बेटी जेनानी के साथ था। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट स्वर्न इन एज सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। यानी पोडियम पे, पोडियम मानी मतलब वो जो स्टेज था, वहाँ पे जो मिस्टर डी क्लार्क करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले शपथ लिया, स्वर्ण मतलब होता है शपथ लेना, जिन्होंने सबसे पहले शपथ लिया था सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट का। उसके बाद है देन
थैबो मबेकी वाज स्वॉर्न एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। और जब मिस्टर डी क्लर्क जो कि सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे उन्होंने अपना शपथ ले लिया, तो उसके बाद थैबो मबेकी करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने शपथ लिया जो कि फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे। उसके बाद है व्हेन इट वाज माय टर्न आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। यानी उसके बाद नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जब मेरी बारी आई तो मैंने ये प्रण लिया, यानी ये शपथ लिया कि मैं हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करूँगा और हमेशा अपने आप को डिवोट करूँगा इस रिपब्लिक और इसके लोगों के लिए। उसके बाद है टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। यानी जो नेल्सन मंडेला वो आगे ये लिखते हैं अपने ऑटोबायोग्राफी में कि जो वहाँ पे गेस्ट असेंबल हुए थे और जो पूरी दुनिया उसको देख रही थी, उनके लिए जो नेल्सन मंडेला उन्होंने ये कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाई आवर प्रेजेंस हेयर। यानी कि आज हम सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। कम्फर्ट ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। यानी कि जो नेल्सन मंडेला हैं वो ये कहते हैं कि आज हम सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जो न्यू बॉर्न लिबर्टी है, यानी कि जो अभी अभी हमें आज़ादी मिली है उसको लेकर के आज हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। उसके बाद है आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। तो लिखा हुआ है कि ये जो सोसाइटी अब नई आई है ये आउट हुई, यानी कि बाहर निकली है एक बहुत ही बुरे एक्सपीरियंस से, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर से। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर है वो अपार्थाइड के बारे में बोला गया है। तो बताया जा रहा है कि आज हम लोग उस बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर से निकल कर के आए हैं जो कि बहुत दिनों तक चला था। अब इसके बाद यहाँ पे एक नई सोसाइटी की जन्म हुई है जहाँ पे सारे ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता को बहुत ही गर्व होगा। उसके बाद है वी हु वेयर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टुडे बीन गिविंग द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। यानी वो बोलते हैं कि हम लोग जिन्हें आउटलॉज कर दिया गया था यानी कानून से बाहर कर दिया गया था, तो यहाँ पे हम लोग यानी कि काले लोगों के बारे में वो बोल रहे हैं कि हम लोग जिन्हें कानून से बहुत देर के लिए, बहुत दिनों के लिए बाहर कर दिया गया था, आज हमें ये प्रिविलेज यानी कि आज हमें ये अवसर मिला है कि आज हम लोग अपने नेशन को होस्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने अपने मिट्टी पे। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स फॉर हैविंग कम टू take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। तो उसके बाद वो जो नेल्सन मंडेला थे वो वहाँ पे आए सारे गेस्ट, इंटरनेशनल गेस्ट का शुक्रिया अदा करते हैं और बोलते हैं कि ये जो है ये एक कॉमन विक्ट्री हमारे लिए, जिससे कि जो यहाँ पे जो जीत हुई है वो जस्टिस की हुई है, शांति की हुई है और ह्यूमन डिग्निटी यानी कि ह्यूमन की हुई है। उसको लेकर के वहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हुए थे। उसके बाद है वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। यानी जो नेल्सन मंडेला है वो ये कहते हैं कि जो इम्पेंसिमेशन का मतलब होता है आज़ादी। तो जो नेल्सन मंडेला वो ये कहते हैं कि आखिरकार हम लोगों ने अपनी जो पॉलिटिकल आज़ादी थी उसको पा ही लिए। उसके बाद है वी प्लेस्ड आवर सेल्फ to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। यानी वो ये कहते हैं कि आज हम लोग ये प्रण लेते हैं कि हम लोग सारे लोगों को लिबरेट करेंगे, यानी कि पढ़ाएंगे और उन्हें गरीबी से बाहर निकालेंगे, डिप्रीवेशन से बाहर निकालेंगे। डिप्रीवेशन मतलब हानि एक तरह से, उसका सफ़र जो वो कर रहे हैं जेंडर का और जो अदर डिस्क्रिमिनेशन है उन सभी चीज़ों से उनको बाहर निकालेंगे। उसके बाद है नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। यानी वो यही कहते हैं कि अब आगे चल के भविष्य में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये जो ब्यूटीफुल भूमि है यहाँ पे फिर से वो जो ऑपरेशन यानी वो जो दबाव है वो लोगों को सहना पड़े। उसके बाद है द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट लेट फ्रीडम रिजाइन गॉड ब्लेस अफ्रीका। उसके बाद ये कहते हैं कि जो यहाँ पर सन यानी जो सूर्योदय हुआ है ये कभी भी अस्त नहीं होगा और ये हमेशा एक बहुत ही ग्लोरियस रहेगा ह्यूमन अचीवमेंट के तौर पे। और उसके बाद बोलते हैं कि आखिरकार जो आज़ादी है उसकी जीत हुई और वो लास्ट में बोलते हैं गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो उसके बाद ये इसी के साथ उनका जो ये स्टेटमेंट यानी वो जो ये प्रण लेते रहते हैं वो ख़त्म हो जाता है। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as
A spectacular array of South African jets, helicopters, and carriers roared in perfect formation over the Union buildings. यानी वो कहते हैं कि कुछ ही समय बाद जब हम लोगों ने अपनी नज़रों को ऊपर किया तो वहाँ पे जो इस बहुत ही स्पेक्टिकुलर एरे मतलब होता है शानदार ये दृश्य। तो साउथ अफ्रीकन जो जेट्स थे वो बहुत ही शानदार दृश्य बनाए हुए थे और वहाँ के जो हेलीकॉप्टर्स और जो ट्रूप्स थे वो बहुत ही गरज रहे थे यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर। उसके बाद है It was not only a display of pinpoint precision and military force but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected। तो ये बोला जा रहा है कि वो जो हेलीकॉप्टर्स और वो जो जेट्स ऊपर उड़ रहे थे तो वो सिर्फ ये नहीं दर्शाता है कि ये हमारे मिलिट्री फोर्सेस की ताकत है, बल्कि वो ये भी दिखाता है कि जो मिलिट्री फोर्सेस हैं वो कितने लॉयल हैं जो डेमोक्रेसी के बाद जो नई गवर्नमेंट आई है जो कि बिल्कुल फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड है उनके प्रति। उसके बाद है only moments before the highest generals of the South African Defence Force and police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty। यानी वो बोल रहे हैं कि कुछ समय पहले ही जो साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स है और पुलिस हैं जिनके जो छाती पे बहुत ही सारा बिडेक्ट यानी कि उसमें रिबन लगे हैं, स्टार्स लगे हैं, मेडल्स लगे हैं, उन सभी लोगों ने मुझे सैल्यूट किया और उन्होंने ये प्रण लिया है कि वो हमेशा अपने देश के लिए लॉयल रहेंगे। उसके बाद है आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नो सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूट बट अरेस्टेड मी। तो वो ये बोलते हैं कि जब कुछ साल पहले जब उन वही लोग जो थे ये अगर हमें देखते तो ये मुझे सैल्यूट नहीं करते हैं जब बल्कि वो लोग मुझे अरेस्ट कर लेते, क्योंकि पहले अपार्थाइड सिस्टम था जहाँ पे ब्लैक लोगों का उतना इज्जत नहीं था। उसके बाद है फाइनली ए चेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रायल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। यानी यहाँ पे लिखा हुआ चेवरॉन का मतलब होता है वी शेप का पैटर्न। तो बोला जा रहा है कि जो भी जेट्स थे उन्होंने मिल करके एक वी शेप का फॉर्मेशन किया और उसके जो धुआं निकल रहा था वो ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड कलर का था, जिससे कि जो नई साउथ अफ्रीकन फ्लैग थी वो देखी जा सकती थी। उसके बाद है The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Nkosi Sikelel AI Africa and black singing Die Steam। यानी वो जो दिन था वो बहुत ही सिम्बलाइज था मेरे लिए और उस दिन हमारे यहाँ दो नेशनल एंथम्स बज रहे थे। जो पहला था वाइट्स जो गा रहे थे वो था नकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका और जो ब्लैक्स गा रहे थे वो था डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। यानी ये जो था ये ओल्ड एंथम था रिपब्लिक का। उसके बाद है ऑल थ्रू दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वन डिस्पाइज्ड दे वुड सून नो द वर्ड्स बाई हार्ट। यानी बोला जा रहा है कि उस दिन पे उन लोगों में से उन लोगों में से किन्हीं को भी जो अच्छे से लिरिक्स थी वो नेशनल एंथम की वो याद नहीं थी, वो लोग बस गुनगुना रहे थे। पर वो बोलते हैं कि बहुत जल्द ही उन लोगों को ये लिरिक्स के साथ साथ बहुत हृदय से यानी दिल के साथ ये जो नेशनल एंथम है ये उन लोगों को याद हो जाएगा। उसके बाद है ऑन द डे ऑफ द इनोग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। यानी जो उस दिन था इनोग्रेशन का उस दिन मैं बहुत ही खुश हुआ हिस्ट्री को लेकर के। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few after the bitter Anglo-Boer War before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land। यानी ये बोला जा रहा है कि उनके जन्म से कुछ साल पहले यानी 20th सेंचुरी के समय की बात बताई जा रही है कि वहाँ पे एक एंग्लो बोर वॉर करके हुआ जो नेल्सन मंडेला उनके जन्म से पहले हुआ था, जिसके बाद जो वाइट स्किन के पीपल थे साउथ अफ्रीका के वो अपने ही देश के जो लोग जो कि काले थे उनके साथ वे लोग भेदभाव करने लगे। The structure they created formed the basic of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known। यानी वो जो स्ट्रक्चर उन्होंने फॉर्म किया जो डिस्क्रिमिनेशन का, जिससे एक बहुत ही बुरी सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ जो कि वर्ल्ड में अभी तक जो जाना जाता है। उसके बाद है नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century एंड माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन दैट सिस्टम हैड बीन
overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin। यानी बोला जा रहा है कि अब जो ये लास्ट डिकेड आया 20th सेंचुरी के बाद जो और जो मेरा 8th डिकेड है एज ए मैन, इसमें ये जो सिस्टम है इसे ख़त्म कर दिया गया है और इसके बाद जो राइट्स और फ्रीडम्स है सारे लोगों की उनको वापस कर दिया गया है हर कलर के लोगों के लिए। यानी जो काले लोग हैं, गोरे लोग हैं, उन सभी के लिए जो भी उनके राइट्स हैं और जो उनकी आज़ादी है वो उन्हें वापस दे दी गई है। उसके बाद है दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। तो बताया जा रहा है कि वो जो दिन है वो आया है बहुत ही हज़ारों लोगों के सेक्रीफाइस के बारे, यानी कि हज़ारों लोगों के बलिदान के बाद वो दिन फाइनली आया है। पीपल हुज सफरिंग एंड कॉरेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। यानी वैसे लोग जिनकी जो सफ़र किए वो लोग और जो उनकी बहादुरी थी वो ना ही गिनी जा सकती है और ना ही वापस की जाती सकती है। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर्स डेज that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। तो वो बोल रहे हैं कि अब मुझे ऐसा लग रहा था कि उस दिन पे मैं उन बहुत सारे लोगों के तरफ से खड़ा था जो कि अफ्रीका के पैट्रियोट्स थे। तो जो पैट्रियोट्स है उसका मतलब होता है जो कि शहीद हो जाते, जो युद्ध लड़ने वाले जो होते हैं। तो पैट्रियोट्स का मतलब होता है देशभक्त। तो जो देशभक्त जो कि शहीद हो गए थे तो मैं उनकी तरफ से आज यहाँ पे खड़ा हूँ, ऐसा नेल्सन मंडेला को लग रहा होता है जो कि उनसे पहले मर गए होते हैं। उसके बाद है दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन इंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी। यानी कहता है कि वो जो पहले की जो नोबल लाइन थी वो अब ख़त्म हो चुकी है और अब ये वापस से मुझसे शुरू हुई है। I was pained that I was not able to thank them and they were not able to see what their sacrifices had wrought। यानी बताया जा रहा है कि मुझे बहुत ही दुख होता है, नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि मुझे बहुत ही दुख होता है कि आज मैं उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता और वो भी मेरे सामने ये देखने के लिए नहीं है कि उनका जो बलिदान है उससे आज हम लोगों ने क्या अचीव किया है। उसके बाद दिया गया हुआ है द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग बॉन्ड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। यानी जो पॉलिसी था अपार्थाइड का उसने बहुत ही गहरा जख्म दिया है मेरे देश को और मेरे देश के लोगों को। All of us will spend many years, if not generation, recovering from that profound hurt। यानी बताया जा रहा है कि हम लोग बहुत साल उस पर खर्च करेंगे, जनरेशन नहीं तो साल, बहुत साल तो ज़रूर लगेगा उस वाउंड यानी वो जो जख्म है उससे भरने के लिए। उसके बाद है बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रिचुअलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट। अनइंटेंडेड का मतलब होता है कि जो चाहा न गया हो। तो बताया जा रहा है कि वो जो बहुत दशकों तक जो ऑपरेशन हुआ और ब्रिचुअलिटी हुई यानी लोगों को जो दबा के रखा गया काले लोगों को, उसने एक बहुत ही अनइंटेंडेड इफेक्ट यानी न जो चाहा ना गया हो ऐसा इफेक्ट उसका भी एक पड़ा था और वो था एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टैम्बोस, द वॉल्टर सिसुलूस, द चीफ लुथिलिस, द यूसुफ दैदूज, द ब्रम फिशर्स, द रॉबर्ट सोबकुश ऑफ आवर टाइम। तो बताया जा रहा है कि जो ऑपरेशन का यानी उस जो दबाव का जो एक अनइंटेंडेड इफेक्ट था वो ये था कि उसने बहुत सारे ऐसे ओलिवर टैम्बूज, वाल्टर सिसुलुस, द चीफ लुथुलुस, इन लोगों के जैसे बहुत से ऐसे लोगों को प्रोड्यूस किया जो कि थे मेन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरसिटी। यानी बताया जा रहा है कि ऐसे बहुत से लोगों को जो इसने प्रोड्यूस किया जो कि बहुत ही करेज यानी कि बहुत ही भयभीत ना होने वाले यानी कि बहुत ही निडर लोग थे, वैसे लोगों को ये जो टाइम था इससे निकल करके हैं। एंड विजडम एंड जेनरसिटी दैट देयर लाइक्स मे नेवर बी नोन अगेन। यानी उनके जैसे लोग जो थे वो वापस से नहीं जाने जाएंगे। Perhaps it requires such deep depths of operation to create such height of character। वो ये उसके बाद ये बोलते हैं कि शायद उस तरीके का दबाव होना ज़रूरी होता है इस टाइप के कैरेक्टर को निकलने के लिए, यानी ये जो महान लोग हैं उनको बनने के लिए वैसा सिचुएशंस भी ज़रूरी होता है। उसके बाद है माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल्स। उसके बाद ये बता रहे हैं कि मेरा जो कंट्री है वो बहुत ही रिच है मिनरल्स यानी खनिज के मामला में और जेम्स जो कि इसके मिट्टी के नीचे पाया जाता है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। लेकिन वो बोलते हैं कि मैं ये हमेशा से जानता हूँ कि इसके जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है यानी जो इसकी सबसे बड़ी जो उसकी जो वेल्थ है वो है यहाँ के लोग। उसके बाद है फाइनर नोन दैट इट्स ग्रेट फाइनर एंड ट्रूअर
देन द प्योरेस्ट डायमंड। यानी बताया जा रहा है कि जो यहाँ के लोग हैं वो फाइन है और मतलब वो जो प्योरेस्ट डायमंड आता है उससे भी अच्छे हैं। उसके बाद लिखा गया हुआ है, इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई हैड लर्न द मीनिंग ऑफ कॉरेज। तो इसके बाद लिखा है कॉमरेड। तो जो कॉमरेड्स होता है उसका मतलब होता है साथी। तो बताया जा रहा है कि जो हमारे साथियों ने जो स्ट्रगल किया उन्हीं लोगों को देख करके मुझे नीडर होने का असली मतलब पता चला। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ्स फॉर एन आइडिया। तो बोल रहे हैं कि समय के साथ बार बार मैंने ऐसा देखा है कि जो मेन एंड वुमेन्स है वो अपनी लाइफ को रिस्क पे डाल देते हैं या अपनी लाइफ का बलिदान दे देते हैं किसी भी एक आइडिया के लिए। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रिजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। यानी बता रहा है कि जो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि स्टैंड अप होते हैं, खड़े होते हैं बिना टूटे हुए, जो कि किसी भी अटैक्स के लिए और टॉर्चर के लिए खड़े होते हैं। इससे वो उनकी स्ट्रेंथ को दर्शाता है जो कि जिसे कि मैं इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता। आई लर्न दैट कॉरेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्राइम्फ ओवर इट। यानी बताया जा रहा है कि मैं ये जानता हूँ, यानी मैंने ये सीखा है कि वो जो निडरता है वो उससे ये नहीं है कि उसमें फ़ियर की कमी है, पर वो जो है वो एक जीत है जो डर है उसके ऊपर। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज़ नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। तो बताया जा रहा है कि जो बहादुर आदमी होता है वह उसे नहीं कहा जाता है जो कि डरता नहीं है, बल्कि उसे कहा जाता है जो कि डर के आगे जीत जाता है। उसके बाद कहा गया है, नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर्स ऑफ हिज स्किन्स और हिज बैकग्राउंड्स और हिज रिलीजन। बताया जा रहा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका जन्म ऐसा होता है कि वो बचपन से ही एक दूसरे को हेट करता है कि उनके स्किन के कलर के मुताबिक, बैकग्राउंड के मुताबिक या फिर रिलीजन के मुताबिक। यानी बताया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ऐसा नहीं होता है। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite। यानी बताया जा रहा है कि जो लोग हैं वो जो हैं वो बचपन से, यानी कि वो जब जन्म लेते हैं वो जन्म लेते ही नफ़रत नहीं करने लगते हैं दूसरों से, वो ये धीरे धीरे सीखते हैं। और बताया जा रहा है कि जब वो नफ़रत करना सीख सकते हैं तो वो प्यार करना क्यों नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि जो प्यार करना है यानी जो लव करना है वो ज़्यादा नेचुरली आता है ह्यूमन हार्ट में नफ़रत करने से। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वीयर पुश्ड टू आवर लिमिट्स आई वुड सी ए ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। यानी बताया जा रहा है कि जो वो बहुत ही बुरा समय था मेरे साथ जब मैं वो प्रिजन में था यानी जेल में था, और मैं और मेरे दोस्तों को यानी जो मेरे साथी थे जिनको हमारी लिमिट्स में पुश कर दिया गया था, यानी हमें जेल में बंद कर दिया गया था, वैसे वक्त में भी मैंने ह्यूमैनिटी का एक झलक देखा। ह्यूमैनिटी मतलब जो मानवता है उसका एक झलक देखा जो कि वहाँ के एक गार्ड में था। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड्स बट इट वॉज इनफ टू रीएश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। यानी वो ये बोलते हैं कि उस गार्ड में मैंने शायद एक ही सेकेंड के लिए वो जो मानवता था वो देखा था, पर ये मेरे लिए काफ़ी था। उसके बाद है, मैंस गुडनेस इज़ ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। यानी कि बताया जा रहा है कि मैन के अंदर की जो भी अच्छी गुण होती हैं उसे छुपाया जा सकता है पर उसे दबाया नहीं जा सकता, यानी उसे बुझाया नहीं जा सकता है। उसके बाद जो है वो ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है, और इसके बाद जो है वो लिखा गया हुआ है, इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्वाइन obligations to his family, to his parents, to his wives and children, and he has an obligation to his people, his community, his country। बताया जा रहा है कि जो जीवन में लोगों के पे हमेशा बाध्यता होती है, ऑब्लिगेशन मतलब बाध्यता, वो बाध्य होते हैं अपने फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने पत्नी और बच्चों के लिए, और अपने लोगों के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए और अपने कंट्री के लिए। उसके बाद है, इन ए सिविल एंड ह्यूमेन society each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities। यानी बताया जा रहा है कि ये इस सिविल सोसाइटी में जो भी लोग हैं उन सभी के पास वो सभी लोग ये अपने जितने भी ऑब्लिगेशन हैं यानी बाध्यता हैं उनको फुलफिल कर सकते हैं अपने एबिलिटीज़ के थ्रू, यानी अपनी जो उनकी जो भी क्षमता उसके थ्रू। उसके बाद है, बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। यानी पर एक ऐसा देश जो कि साउथ अफ्रीका जैसे देश में ये इम्पॉसिबल था उन लोगों के लिए करना
जो कि मेरी तरह बचपन से ही काले थे, वो लोग इस बाध्यता को नहीं पार कर सकते थे। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बींग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। यानी बताया जा रहा है कि साउथ अफ्रीका में वो लोग जो कि काले जन्म लेते थे और ह्यूमन बींग के साथ यानी कि अच्छे लोगों की तरह अगर जीना चाहते थे तो उन्हें ऐसा नहीं करने दिया जाता था, बल्कि उन्हें पनिश किया जाता था और उन्हें अलग कर दिया जाता था। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। यानी कि इसमें यह बताया जा रहा है कि वैसे लोग साउथ अफ्रीका के जो कि अपनी ड्यूटी को फुलफ़िल करना चाहते थे अपने लोगों के लिए और अपनी फैमिली के लिए, तो उन लोगों को उनकी फैमिली से और उनके लोगों से दूर कर दिया जाता था और उन्हें अलग रख दिया जाता था। तो ये जो था ये मेनली कालो लोगों के साथ ही किया जाता था, ये गोरे लोगों के साथ नहीं किया जाता था। उसके बाद है आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज ए सन, ए ब्रदर, ए फादर एंड ए हस्बैंड। यानी बताया जा रहा है कि शुरुआत से मैं ऐसा नहीं चाहता था कि जो मेरे लोग हैं उनको मैं अपनी फैमिली से ऊपर रखूं, पर धीरे धीरे जब मैंने लोगों के लिए सर्व करना शुरू किया तो मैंने ये खोज किया या मैंने ये पाया कि जो वो लोग हैं उनकी ऑब्लिगेशन को मैं मिटा सकता हूँ, यानी उनकी जो बाध्यता है उनको मैं मिटा सकता हूँ, एक बेटे के तौर पे, एक भाई के तौर पे, एक फादर के तौर पे और एक हस्बैंड के तौर पे। उसके बाद है आई वॉज नॉट बॉर्न विथ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। यानी बताया जा रहा है कि मैं बचपन से ही ऐसा बॉर्न नहीं हुआ था कि मुझे आज़ादी चाहिए थी, मैं बचपन से ही आज़ाद था। फ्री टू रन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट मील्स अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। यानी बताया जा रहा है कि मैं बचपन से ही फ्री था फील्ड में खेलने के लिए, दौड़ने के लिए अपने घर के नज़दीक, मैं स्विम करने के लिए फ्री था जो कि क्लियर स्ट्रीम बहते थे उसमें, मैं अपनी गांव में दौड़ने के लिए फ्री था, मैं जो रोस्ट मील है उसका मतलब होता है भुट्टे, तो मैं बचपन से ही जो भुट्टे थे उनको खाने के लिए फ्री था, स्टार्स के नीचे घूमने के लिए फ्री था और जो स्लो मूविंग बुल्स थे उनके ऊपर लटकने के लिए भी मैं फ्री था। यानी मैं बचपन से ही फ्री था, ऐसा नेल्सन मंडेला कहना चाहते हैं। उसके बाद है एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड। यानी जब तक मैं अपने पिताजी के साथ था तब तक मैं किसी भी लॉज से वंचित नहीं था, यानी जो लोगों के लिए द्वारा दिए गए हों या फिर गॉड के द्वारा। उसके बाद है इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, वेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी। यानी बताया जा रहा है कि जब मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ तो मुझे ये पता चला कि बचपन में जो मेरी आज़ादी थी वो एक इल्यूज़न था, यानी वो एक मोह माया था, और अब जो मैं जब बड़ा हो गया हूँ तो अब मुझे जो फ्रीडम चाहिए वो पहले से ही मुझसे ले ली गई है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, जिसके बाद मुझे उस आज़ादी की भूख जगने लगी। उसके बाद लिखा गया हुआ एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। यानी कि सबसे पहले जब मैं स्टूडेंट था उस वक्त मैं आज़ादी खुद के लिए ही चाहता था। द ट्रांजिस्टरी फ्रीडम ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट एट नाइट्स, रीड वाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज। यानी बताया जा रहा है कि जब वो स्टूडेंट थे तो वो अपने लिए सिर्फ फ्रीडम चाहते थे, वो इस बात का फ्रीडम चाहते थे कि वो रात को घर से बाहर रह सकें, वो पढ़ सके जो वो चाहते हैं और कहीं भी जा सके जहाँ उन्हें जाना चाहते हैं। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। उसके बाद वो बताते हैं कि जब वो थोड़े यंग मैन हो जाते हैं, यानी जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं जोहानेसबर्ग में, तो उसके बाद वो जो हैं वो इच्छित रहते हैं। यर्न फॉर मतलब होता है इच्छित, तो वो इच्छित रहते हैं बेसिक चीज़ों के लिए, जैसे कि ऑनरेबल फ्रीडम्स के लिए जो कि वो अचीव करना चाहते थे, जैसे जो अर्न करना चाहते थे, उसके बाद वो शादी करना चाहते थे, एक फैमिली रखना चाहते थे, इन सभी आज़ादियों के लिए वो चाहते थे जब वो यंग हो चुके थे। उसके बाद है बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वेयर नॉट फ्री। मतलब वो बताते हैं कि धीरे धीरे मैंने ये देखना शुरू किया कि सिर्फ मैं ही आज़ाद नहीं हूँ, बल्कि मेरे भाई और बहन वो भी लोग आज़ाद नहीं हैं, यानी वो भी लोग अपनी मर्जी का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक लाइक आई डिड।
यानी वो बताते हैं कि ये सिर्फ मेरे लिए ही ऐसा नहीं था, ये मेरे जैसे जितने भी लोग दिखते थे उन सभी लोगों की आज़ादी उनसे छीन ली गई थी। दैट आई वेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड दैट इज़ वेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटेस्ट हंगर फॉर द फ्रीडम। इन्हें बताया जा रहा है और तभी मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया और जो मेरे खुद के लिए जो आज़ादी की भूख थी और वो बहुत ही बड़ी भूख बन गई थी आज़ादी की, ऑफ माई पीपल यानी मेरे लोगों के लिए। यानी कि जो नेल्सन मंडेला है वो ये कहते हैं कि तुम मुझे हमेशा से खुद की आज़ादी के लिए भूख थी, पर जब मैंने जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है उसको ज्वाइन किया तो जो मेरी आज़ादी की भूख थी वो ग्रेटेस्ट हंगर बन गई फ्रीडम की, हम मेरे लोगों के लिए। It was their desire for the freedom of my people to live their lives and dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding alternative to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home. उसके बाद दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लीव लाइक अ मॉन्क। यानी वो बताते हैं कि इट वॉज द देयर डिज़ायर फॉर द फ्रीडम, यानी ये उनकी चाह थी फ्रीडम के लिए, उनके लोगों के लिए, कि जिससे वो लोग अपने लाइफ्स को जी सके बहुत ही अच्छे से सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, और जिसकी वजह से वो एक यंग मैन से एक बोल्ड मैन में बदल गए और उन्होंने बहुत सारे लॉ को मानने से मना कर दिया, जिस वजह से वो क्रिमिनल बन गए। और वो एक फैमिली लविंग हस्बैंड के होने के बावजूद, मतलब वो जो एक पहले से फैमिली लविंग हस्बैंड थे, पर आज़ादी के लिए उन्हें फोर्स किया गया, जिससे कि वो लाइफ लविंग मैन से बदल करके एक मॉन्क बन गए। मॉन्क मतलब सन्यासी। उसके बाद बताया जा रहा है आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वेयर नॉट फ्री। यानी वो बताते हैं कि जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, यानी जब वो जितने भी सेक्रीफाइसेस करते हैं, तो उसके बाद ये बताते हैं कि जो भी मुझे लिमिटेड फ्रीडम्स मिलती है उनको मैं इंजॉय नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं इसलिए इंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि जो उनके लोग हैं वो भी फ्री नहीं थे, इस वजह से उस फ्रीडम का कोई मान्यता नहीं था। उसके बाद है फ्रीडम इज़ इंडिविजुअल, यानी जो फ्रीडम है वो इंडिविजुअल होता है। द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वेयर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम, यानी अगर मेरी तरह के किसी भी लोगों के ऊपर अगर चेंज है यानी बाध्यता है, तो इसका मतलब है कि उन सभी के, मेरे से जैसे सभी लोगों के ऊपर बाध्यता है। यानी अगर एक के ऊपर आज़ादी नहीं है तो इसका मतलब किसी के पास आज़ादी नहीं है। उसके बाद है आई न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। यानी कहा जा रहा है कि जो ऑपरेसर थे, यानी जो दबाव बनाते थे, अत्याचारी थे, वो भी इतने पढ़े लिखे होते हैं जितने कि ऑपरेस्ट होते हैं। ऑपरेस्ट मतलब जिन्हें दबाया जाता है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, यानी एक वैसा आदमी जो कि दूसरे आदमी की जो आज़ादी उसको छीन लेता है, वह एक प्रिजनर होता है हेट्रेड का। यानी हेट्रेड मतलब जो नफ़रत होता है उसका एक वो प्रिजनर होता है। उसके बाद ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजुडिस एंड नैरो माइंडलेस, यानी उसे जेल के अंदर बंद करने देना चाहिए। प्रीजुडाइस यानी पक्षपात और छोटी सोच होने के कारण, यानी जो भी लोग दूसरे लोगों की जो फ्रीडम है उसको छीन लेते हैं उन्हें जेल में कैद कर देना चाहिए, प्रिजनर यानी कि कैदी के तौर पे, जिनके पास एक पक्षपात और जो छोटी सोच है उस वजह से। उसके बाद है आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, यानी मैं पूरी तरीके से फ्री नहीं हो सकता अगर मैं किसी और की आज़ादी को छीन लेता हूँ तो। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। यानी बताया जा रहा है कि मैं तब तक फ्री नहीं होता हूँ, आई एम नॉट रियली फ्री आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, यानी बताया जा रहा है कि मैं तब फ्री नहीं होता हूँ जब मैं दूसरे लोगों की आज़ादी को छीन लेता हूँ। उसी तरीक़ा से आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, उसी तरीके से मैं तब भी फ्री नहीं होता हूँ जब मेरी फ्रीडम मुझसे छीन ली गई होती है। उसके बाद जो लास्ट लाइन है वो ये है कि द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर्ड, यानी जो दबाव बनाते हैं अत्याचारी होते हैं और जो जिन पे अत्याचार होता है वो दोनों लोग मानवता से रॉब्ड किए जाते हैं। रॉब्ड यानी कि चोरी किया जाता है, यानी उनसे मानवता छीन ली गई रहती है, जो अत्याचार करते हैं और जो अत्याचारी करते हैं दोनों से। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है ये ख़त्म होता है। तो ये जो चैप्टर ये बहुत ही टफ चैप्टर है, उसको समझने में बहुत टाइम लगता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।